दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम मानचित्र रेखाएं और भौगोलिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है किस मानचित्र द्वारा? तो सही उत्तर है डेसीमेट्रिक मानचित्र के द्वारा। दोस्तों नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए डेसीमेट्रिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है और डेसीमेट्रिक मानचित्र के द्वारा जनसंख्या को भी दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं शामिल होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। दोस्तों स्थलाकृतिक मानचित्र एक बृहद मापक मानचित्र होता है जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं शामिल होती हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र को सामान्य उपयोग वाले मानचित्रों के नाम से भी जाना जाता है और इन मानचित्रों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षण जैसे उच्चावच, वनस्पति, जलाशय, कृषिगत भूमि, बस्तियां और परिवहन तंत्र आदि को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो संबंधित है किससे? तो वो लैंडसेट इमेजरी से संबंधित है। दोस्तों मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये लैंडसेट इमेजरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणितीय भूगोल का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो थेल्स और एनाक्सीमेंडर को। दोस्तों थेल्स और एनाक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स यूनान के महान दार्शनिक और एनाक्सीमेंडर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, तोरण या ओजाइव वक्र रेखाचित्रीय निर्धारण में सहायक होता है किसके? तो याद रखिएगा ये माध्यिका के रेखाचित्रीय निर्धारण में सहायक है तोरण वक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो समोच्च रेखाओं की निकटता से। देखिए मानचित्र में तीव्र ढाल को समोच्च रेखाओं की निकटता से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिसने भूमि उपयोग या भूमि प्रयोग अध्ययन प्रारंभ किया और ब्रिटेन की भूमि का प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था, तो ये थे एल.डी. स्टम्प। दोस्तों देखिए एल.डी. स्टम्प जो थे इन्होंने सबसे पहले भूमि प्रयोग अध्ययन प्रारंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है? तो ये परछाई और हवाई छायाचित्रण वस्तुओं की पहचान करने और उनके महत्व को पहचानने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रक्रिया में टोही विमान, उपग्रह और ड्रोन के द्वारा चित्र एकत्रित किए जाते हैं। इन चित्रों में ऊंची इमारतों को चित्रित करने के लिए शैडो या परछाई उपयुक्त तत्व है। अगला प्रश्न है, गिलबर्ट, W.K. किर्क, पीटर गाउल्ड और यू फी त्वान में से वह जो आचरण परक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यी फू त्वान जो है दोस्तों ये आचरण परक भूगोल से संबंधित नहीं है, जबकि गिलबर्ट व्हाइट, W.K. किर्क और पीटर गाउल्ड ये आचरण परक भूगोल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, टॉलेमी, आरवी टूले, हिप्पोक्रेटस में से वह जो एक यूनानी नियतिवादी पर्यावरणविद थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस। याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस यूनानी नियतिवादी पर्यावरणविद थे। और आप जान लीजिए सबसे पहले यूनानी और रोमन विद्वानों ने विभिन्न लोगों के आचरण, स्वभाव, चरित्र और उनकी संस्कृति तथा भौतिक स्वरूप को प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित बताया। इसमें हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और जीनोकोन प्रमुख हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टायलर विडाल, विडाल डी लाब्लास और एईएफ रेमैन में से वह जो भूगोल के संभववाद के प्रस्तोता हैं, तो संभववाद विडाल डी लाब्लास के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आप जान लीजिए, विडाल डी लाब्लास के द्वारा संभववाद का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, अरब विद्वानों इब्न बतूता, इब्न खालदून, अल मसूदी और अल बाल्खी में से जिसे सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो इब्न बतूता को। इब्न बतूता सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया है? तो देखिए, रॉबर्ट मैक आर्थर और एडवर्ड विल्सन नामक विद्वानों ने द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया है। द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन 1960 के दशक में पारिस्थितिक विज्ञानी आर.एच. मैकार्थर और एडवर्ड ओ. विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने ज्ञान को 3 वैज्ञानिक प्रकारों व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान और भूविज्ञान में विभाजित किया? तो ये थे हम्बोल्ट। दोस्तों, हम्बोल्ट ने ज्ञान को 3 समूह में विभाजित किया है, व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान और भूविज्ञान। अगला प्रश्न है, किसने समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया है? तो गेहार्ड स्कॉट ने समुद्र विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। गेहार्ड स्कॉट ने समुद्र की गतियाँ, तापक्रम, खारापन, जल का रंग, महासागरीय निक्षेप, तल में आकृति, महासागर जलवायु, महासागरीय बेसिन की अंतर संरचना, महासागरीय जीवों, व्यापारिक मार्गों और उनके ऊपर से गुजरने वाले वायुयान मार्गों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, भूगोल द्वैतवाद से ग्रसित था किसमें? तो पुनर्जागरण काल में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि यूनानी, रोमन और अरब भूगोलवेत्ताओं के लेखों में भी द्वैतवाद की धुंधली झलक मिलती है। यूरोप में द्वैतवादी सोच पुनर्जागरण काल के बाद उग्र बन गई और आधुनिक संदर्भ में भूगोल में द्वैतवाद का जनक वारेनियस को माना जाता है। वारेनियस ने द्वैतवाद का विचार 17वीं शताब्दी में दिया और ये जर्मनी के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, वह जो प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों से संबंधित नहीं हैं, तो ये हैं वारेनियस। दोस्तों, वारेनियस जो हैं, ये द्वैतवाद का विचार इन्होंने 17वीं शताब्दी में दिया। ये जर्मनी के विचारक थे। हेरोडोटस, अरस्तु और स्ट्रैबो ये प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विचारक थे, वारेनियस नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा भूगोल के विकास का सही क्रम है? तो उत्तर है यूनान, रोमन, अंध युग और अरब। ये भूगोल के विकास के इतिहास का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, थॉमस कुन्ह ने। भूगोल में प्रतिमान विस्थापन या पैराडाइम शिफ्ट, इस शब्दावली का प्रयोग थॉमस कुन्ह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना? तो शिकागो पीठ ने। समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की ज़रूरतें और आवश्यकताएं पूरी होती हैं, क्या कही जाती है? तो सामाजिक कल्याण। और देखिए, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में सबसे पहले किसने अंतर स्पष्ट किया? तो वारेनियस ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में सबसे पहले वह अंतर बी. वारेनियस ने स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है? तो व्यवस्थित प्रतिचयन संभाव्यता का दूसरा नाम है, यानी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार और उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है पाउंड्स ने। दोस्तों, NJG पाउंड्स के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार और उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। अगला प्रश्न है, 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या थी? तो उत्तर है स्थानीकरण के सिद्धांत और मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। ये 1950 के नूतन भूगोल की विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न है, किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है? तो ये है गॉल प्रक्षेप। दोस्तों, गॉल प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है।
और गोलाकार पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल या जो मैप प्रोजेक्शन कहा जाता है इसको, और मर्केटर या बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप दो बिंदुओं के बीच बृहद वृत्त पर आवश्यक संख्या में जीवा खींच दी जाती है। इसके सहारे नौ संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है अप्राचलिक परीक्षण क्या है? तो काई वर्ग जो है ये अप्राचलिक परीक्षण है। अगला प्रश्न है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा दोस्तों, आपने जान लीजिए, आप निकटतम पड़ोसी विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है टी हैंगर स्ट्रैंड, बी जे एलबेरी, डब्ल्यू के स्ट्रालर और एल डी स्टाम्प भूगोलवेत्ताओं में से किसका संबंध विचारधारा से नहीं है? तो डब्ल्यू के स्ट्रालर का संबंध दोस्तों विचारधारा से नहीं है। अगला प्रश्न है भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे पहचानने में हेटनर किससे सहमत हुए थे? तो वारेनियस से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे पहचानने में हेटनर जो है ये वारेनियस से सहमत हुए थे। आधुनिक युग के पूर्व किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतया स्थापित किया? तो वारेनियस ने। किसने भौतिक भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया है? तो हम्बोल्ट ने। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मन ऐतिहासिक राज्य प्रशा के भूगोलवेत्ता, प्रकृति विज्ञानी और खोजकर्ता थे। हम्बोल्ट सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस स्थिति में जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं तब सहसंबंध का मान क्या होता है? तो +-1 होता है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? तो एशिया महाद्वीप को। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप को दोस्तों बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और बोन प्रक्षेप एक समान क्षेत्र प्रक्षेप है, इसलिए ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। एशिया को प्रदर्शित करने की दृष्टि से ये अच्छा प्रक्षेप नहीं है। बोन प्रक्षेप कैसा प्रक्षेप है? तो बोन जो है बहुशंक्वाकार प्रक्षेप है, और आप जान लीजिए बोन प्रक्षेप जो है ये शंक्वाकार या देखिए शंकु के आकार का प्रक्षेप होता है, और ये प्रक्षेप फ्रेंच कार्टोग्राफर रिगोबर्ट बोन के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है किसका? तो बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप क्या है? तो ये संशोधित बहुशंकुक प्रक्षेप जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि देखिए यदि जो मापक है 1 और 50,000 के अनुपात पर बने मानचित्र को 50% छोटा कर दिया जाए तो नए मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न कितनी हो जाएगी? तो ये 1 और 1/1 लाख यानी 1 संबंधी 1 लाख हो जाएगी। यदि 1 और 50,000 के अनुपात पर बने मानचित्र को 50% छोटा किया जाए तो 1 और 1 लाख के अनुपात में ये हो जाएगी। यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न जो है 1 और 3,000 है, जिसे 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे एक मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न 1/9,000 हो जाएगी। अगला प्रश्न है आइसोनोमल्स शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनोमल्स कहा जाता है, यानी इक्वल थर्मल एनामेली। दोस्तों समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनोमल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, विचरण गुणांक और मानक विचलन में कौन सी एक अपकिरण की सापेक्ष माप है? तो ये विचरण गुणांक। लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्थानिक असमानता के मापन के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जब रिग्रेशन रेखा आरेख के ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो ऋणात्मक संबंध होता है।
अगला प्रश्न है निकटतम पड़ोसी बिंदु विधि, विचलन गुणांक, सेंटोग्राफिक विधि और गिनी गुणांक सांख्यिकी विधियों में से जो भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है। तो याद रखिएगा विचलन गुणांक दोस्तों ये भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है। आरेख में वृत्तों की त्रिज्याओं को घनमूल मापक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। क्या? तो गोलाभ आरेख। दोस्तों याद रखिएगा गोलाभ आरेख या स्फीयर डायग्राम में तंत्रों की त्रिज्याओं के घनमूल मापक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। देखिए बिंदु मानचित्र, इससे जनसंख्या विन्यास के उपयोग में, चक्र रेख भूमि उपयोग आंकड़े, वर्णमात्री जनसंख्या घनत्व और समताप रेखाएं तापमान के वितरण प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जाता है किसमें? तो इर्गोग्राफ में। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि इर्गोग्राफ एक विशेष प्रकार का आलेख होता है जिसके माध्यम से मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र की वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि क्या है? तो ये समताप रेखा विधि है। अगला प्रश्न सही सुमेलन आपको बताना है, मानचित्रण विधि और मानचित्र। तो सममान रेखा तापमान के वितरण, वर्णमात्री से जनसंख्या का घनत्व, रंगत रेखी से भूमि उपयोग और वर्ण प्रतीकी से खनिजों का वितरण दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के प्रकार और आरेख के प्रकार मिलाना है। यातायात प्रवाह को मानारेख या कार्टोग्राम से, जनसंख्या घनत्व को वर्णमात्री से, भूमि उपयोग को पाई आरेख से और तापमान को सममान रेखाओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मिश्रित पिरामिड है। आपको बताना है मिश्रित पिरामिड क्या है? तो ये एक विमीय आरेख है और दोस्तों आयु वर्ग और लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए मिश्रित या मिक्स पिरामिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है माध्य विचलन न्यूनतम होगा जब विचलनों को मापा जाएगा कहाँ से? तो उत्तर है माध्यिका से। जब विचलन को माध्यिका से मापा जाए तो माध्य विचलन न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है कौन एक 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरी जल के घनत्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसे हैलोक्लाइन कहते हैं। दोस्तों हैलोक्लाइन सागरी जल के घनत्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन को इससे दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मानक विचलन में विचलनों की गणना किससे की जाती है? तो ये समांतर माध्य से की जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानिक महत्व की घटनाओं के विश्लेषण से संबंध है। बिल्कुल सही है। सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र को आंकड़े प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है जीआईएस किसका लघु रूप है? तो जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक सूचना तंत्र। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं आपको बताना है। तो जान लीजिए समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? तो आइसोहिप्से। याद रखिएगा आइसोहिप्से दोस्तों इसको समोच्च रेखाएं कहते हैं। एक नाविक के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है? तो मर्केटर प्रक्षेप। आइसोबार किससे संबंधित है दोस्तों? तो वायुदाब से संबंधित है आइसोबार। मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोबार्स का प्रयोग किया जाता है मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है आइसोहेलाइन किसको दर्शाती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका आइसोहेलाइन। तो याद रखिएगा लवणता को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। दोस्तों जो रेखाएं समान वर्षा वाली रेखाओं को मिलाती हैं उनको आइसोहाइट कहा जाता है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स। और समान सूर्यातप की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेल्स कहा जाता है।
निरूपक भिन्न 1 और 20,000 का अनुपात किसके बराबर है? तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टोमीटर। अगला प्रश्न है त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप और ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप और नामोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में से जिस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता, तो नामोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता। दोस्तों एक मानचित्र निरूपक भिन्न जो है 1 और 4 लाख के अनुपात में बनाया गया है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की रेखा धरातल के कितने दूरी को दर्शाएगी? तो ये 20 किलोमीटर दूरी को दर्शाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये उच्चादर्शी वक्र या उच्चतादर्शी वक्र द्वारा भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है आपको बताना है। तो ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसरण का माप जो गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता है उसे औसत विचलन कहते हैं। गणितीय माध्य से सभी विचलनों का योग कितना होता है? तो गणितीय माध्य से सभी विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। अगला प्रश्न है वृत्तारेख, बलयारेख, गोलीय आरेख और मिश्रित दंडारेख में से जिसे अवस्थित विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रित दंडारेख को। अगला प्रश्न है दोस्तों लोक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है, तो ये मर्केटर प्रक्षेप पर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि लोक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा मर्केटर्स प्रक्षेप पर खींची जाती है। अगला प्रश्न है एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो आइसोप्लेथ मानचित्र के द्वारा एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। संसार में चावल की कृषि के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त मानचित्र कौन सा है? तो साधारण बेलनाकार प्रक्षेप जो है ये चावल की कृषि के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त मानचित्र है। अगला प्रश्न है जो आरेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को दर्शाता है उसे बैंड ग्राफ कहते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई सही होती है सिन्यूसाइडल प्रक्षेप पर। याद रखिएगा दोस्तों सिन्यूसाइडल प्रक्षेप जो है इसको इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा सहित सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। सिन्यूसाइडल प्रक्षेप के बारे में क्या सही है? तो ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। सभी अक्षांश रेखाओं पर मापक सही होता है, सभी देशांतर रेखाओं पर मापक सही नहीं होता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर आकृति विकृत होती है। अगला प्रश्न है बोन प्रक्षेप के बारे में सही उत्तर क्या है? तो ये एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। इसकी अक्षांश रेखाएं संकेंद्री चाप होती हैं और केवल मध्य देशांतर रेखाएं सीधी रेखा होती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आइसोजेनिक रेखाएं किन स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं? तो सही उत्तर है चुंबकीय झुकाव समान हो। आइसोजेनिक रेखाएं उन स्थानों को मिलाकर खींची जाती है जहां पर चुंबकीय झुकाव समान होता है। अगला प्रश्न है यदि n इज इक्वल टू 10 तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 99, तो कोटि सहसंबंध गुणांक का मान कितना होगा? तो ये 0.40 होगा। दोस्तों कोटि सहसंबंध गुणांक इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस n क्यूब माइनस n। जब इसको हम हल करेंगे तो -40 हो जाएगा। प्रकीर्णन का माप है तो प्रमाप विचलन दोस्तों ये प्रकीर्णन का माप होता है। घटते मापक के आधार पर मानचित्र का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए भूसंपत्ति, स्थलाकृतिक, दीवारी और एटलस ये घटते मापक के आधार पर मानचित्र का सही क्रम है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि निकटतम प्रतिवेशी विश्लेषण अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कारण है कि अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप आर्यन माइनस मापनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों लॉरेंज वक्र किसके लिए उपयुक्त है? तो 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को दर्शाने के लिए लॉरेंज वक्र उपयुक्त होता है।
अगला प्रश्न है बहुचरीय सहसंबंध गुणांक दर्शाता है, तो R 1.23। दोस्तों देखिए R 1.23 के रूप में जो है बहुचरीय सहसंबंध गुणांक को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है किसके द्वारा? तो स्थलाकृतिक मानचित्र के द्वारा। ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन स्थलाकृतिक मानचित्र के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन देखिए, सामाजिक अंतर मापक के प्रतिपादक बोगार्डिस हैं, स्केलोग्राम के गटमैन, अंतरात्मक मापक के थर्स्टन और संकलित दर मापक के लिंकर्ट प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 6, 4, 8, 2, 12, 10, 15 में माध्यिका का मान कितना होगा? तो ये 8 होगा। आंकड़ों को अवरोही क्रम में जब हम रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 तो मध्य अंक इसका 8 हो जाएगा, तो माध्यिका 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न है किस मानचित्रीय विधि का प्रयोग जो है जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो कोरोप्लेथ यानी वर्ण मानचित्र का प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है, तो 1.0। वर्ण प्रतीकी, वर्ण वर्णकता, सममान रेखा और वर्ण मात्री में से जिसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सममान रेखा में। 1/3000 के अनुपात में बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया है। विस्तारित मानचित्र की मापनी कितनी हो जाएगी? तो ये 1/1000 हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो ये आयत चित्र है। मध्यिका कौन सी होती है? तो सारणी को 2 बराबर हिस्से में बांटने वाला मध्य का अंक जो है वो मध्यिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1/25,000, 1/2,50,000, 1/25,000, 1/5,00,000 और 1/50,000 में बड़ा पैमाना मानचित्र कौन है? तो ये 1/25,000 का पैमाना ये बड़ा मापक पैमाना है। अगला प्रश्न है वर्ण प्रतीकी मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र और वर्णमात्री मानचित्र में से मात्रात्मक वितरण मानचित्र कौन सा नहीं है? तो वर्ण प्रतीकी मानचित्र ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। अगला प्रश्न है स्थलाकृतिक मानचित्र, जनसंख्या वृद्धि मानचित्र, खनिज वितरण मानचित्र और रेशे वाली फसलों को दर्शाने वाले मानचित्र में से वह जो थीमेटिक मानचित्र नहीं है, तो ये है स्थलाकृतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र नहीं है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है, इसमें प्रक्षेप और उपयुक्तता। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप जो होता है ये सही आकार और सापेक्षित क्षेत्रफल के निर्धारण में, मर्केटर प्रक्षेप नाविक चार्ट बनाने के लिए, बहुशंक्वाकार प्रक्षेप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका को दर्शाने के लिए, और बोन प्रक्षेप ये वितरण प्रतिरूपों विशेषतः उष्णकटिबंधी और उपोष्णकटिबंधी फलकों को दर्शाने के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए गाल प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप और बहुशंक्वाकार प्रक्षेप में से जो यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, तो मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है। अगला प्रश्न है कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, आंशिक सहसंबंध विधि, स्पीयरमैन की कोट गुणांक विधि और सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि में से वह जो द्विचरीय सहसंबंध की विधि नहीं है, तो आंशिक सहसंबंध विधि द्विचरीय सहसंबंध की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में ग्रामीण बसाव के वितरण का प्रारूप होगा यदि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के अनुसार उसका सूचकांक RN 2.10 है, तो ये समरूप सूचकांक होगा। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है, कोरोक्रोमैटिक दोस्तों ये रंग के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है। वर्ण प्रतीकी या कोरो स्केमेटिक संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है। वर्ण मात्री या कोरोप्लेथ ये शेडों के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है। और समान रेखा या आइसोप्लेथ जो है दोस्तों ये समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भूगोल के यानी विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का
वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इसमें हमने मानचित्र रेखा और भौगोलिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम स्थल मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।